नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं प्रोफेसर अनुपम शर्मा, राजनीति विज्ञान एवं मानवाधिकार विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एवं अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ। आज के व्याख्यान का विषय है भारत में पंचायती राज व्यवस्था। पंचायतों का प्रमुख उद्देश्य लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करना, स्थानीय स्तर पर राजनीतिक प्रक्रिया में लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करना तथा स्थानीय स्तर पर आवश्यकताओं के अनुसार नीतियों का निर्माण कर उनको स्थानीय स्तर पर लागू करना है। भारत में भी संविधान में इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्थानीय स्तर पर लोगों की सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 40 में व्यवस्था की गई है कि राज्य अपने स्तर पर पंचायतों का गठन कर सकते हैं। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का निर्माण किया गया, उनको लागू किया गया। इसी क्रम में 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लागू किया गया। 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम को लागू किया गया। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर लोगों का विकास था, क्योंकि भारत एक ग्रामीण आधारित या ग्रामीण व्यवस्था में बसने वाला देश है। जब तक गांवों का विकास नहीं होगा तब तक भारत के विकास की कल्पना संभव नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान निर्माताओं के द्वारा भी इस तथ्य को स्वीकार किया गया था और भारतीय संविधान में ये व्यवस्था की गई थी कि राज्य अपने अपने आधारों पर पंचायतों का गठन कर सकते हैं। जो स्वतंत्रता के पश्चात विकास के लिए जो कार्यक्रम चलाए गए थे, वह कार्यक्रम अपने लक्ष्य को पूरा करने में या अपेक्षित लक्ष्य से बहुत पीछे रहे थे। इन्हीं लक्ष्यों के प्राप्त न कर पाने के कारण उनके पीछे क्या बाधक तत्व थे, कौन सी कार्यप्रणाली थी जिनके कारण वह लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाए थे, इसका पता लगाने के लिए ही 1957 में बलवंत राय समिति का गठन सरकार के द्वारा किया गया था। बलवंत राय समिति ने अपनी सिफारिशें सरकार के समक्ष प्रस्तुत की और समिति ने इस बात पर बल दिया कि सरकार के द्वारा जो भी नीतियां या कार्यक्रम लागू किए जाएं, उनको लागू करने के लिए स्थानीय स्तर पर संस्थाओं का गठन होना आवश्यक है। इसीलिए इसी क्रम में बलवंत राय समिति ने भारत में ग्रामीण स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की। ग्राम पंचायत स्तर पर, खंड समिति स्तर पर, इसी के साथ साथ जिला पंचायत स्तर पर पंचायतों के संस्थाओं के रूप में स्थापना की सिफारिश की। इसी के साथ साथ शक्तियों का स्थानांतरण इन स्थानीय स्तर पर संस्थाओं को किया जाए, जिससे कि वह अपने स्तर पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्थानीय स्तर पर विकास संभव कर सके। इसी के साथ साथ इन संस्थाओं का क्रियान्वयन के लिए चैनल के रूप में भी प्रयोग किया जाए। जो कार्यक्रम केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, उनके माध्यम से उनको लागू कराया जाना चाहिए। इसी के साथ साथ समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि ग्राम पंचायत को कार्यकारिणी निकाय के रूप में तथा जिला पंचायत को सलाहकारी, समन्वयकारी और पर्यवेक्षण निकाय के रूप में गठित किया जाना चाहिए। इसी के साथ साथ 1958 में इस समिति के द्वारा जो सिफारिशें की गई थी, उनको राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। सभी राज्यों ने इस बात को स्वीकार किया कि यदि विकास कार्यक्रमों के विकास नीतियों को भली भांति क्रियान्वयन करना है तो उनके लिए स्थानीय स्तर पर संस्थाओं का गठन किया जाना आवश्यक है। इसलिए सभी ने सहमति के अनुसार 1958 में इस समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और इसके स्वीकार करने के उपरांत ही 1959 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान राज्य के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया था।
2 दशकों तक इसी व्यवस्था के अंतर्गत भारत में पंचायती राज व्यवस्था का गठन हुआ और उसके पश्चात ये महसूस किया जाने लगा कि इसको और व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए किन किन परिवर्तनों को लाया जाए जिससे कि इन संस्थाओं को स्थानीय स्तर पर और मजबूत किया जा सके। इसी क्रम में सरकार के द्वारा 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई तो उसने अशोक मेहता समिति का गठन किया। समिति ने 1978 में अपनी सिफारिशें सरकार को के समक्ष प्रस्तुत की, जिसमें जो सरकार समिति ने महत्वपूर्ण सिफारिश की थी वह था त्रिस्तरीय पंचायतों के गठन के स्थान पर द्विस्तरीय पंचायतों के गठन पर बल। इन्होंने जो प्रमुख रूप से 2 स्तर सुझाए थे, एक था मंडल स्तर पर और दूसरा था जिला स्तर पर। गांव के समूह को मिलाकर मंडल पंचायत का गठन किया गया था और इसी के साथ साथ जिला स्तर पर जिले के समस्त मंडलों को मिलाकर जो जिला पंचायत का गठन था, जिला परिषद का गठन था, वह किया गया था। इसी समिति ने यह भी सुझाव दिया कि राज्य स्तर पर पंचायतों के चुनाव कंडक्ट कराने के लिए, सुचारू रूप से कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग का गठन होना चाहिए। यह राज्य चुनाव आयोग पंचायतों के स्तर पर जो भी चुनाव होंगे उसके उत्तरदायित्व को वहन करेगा। जो जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की बात की गई थी, उसके अंतर्गत विकास कार्यों को सुनिश्चित करना था। यह जिला स्तर पर जो भी विकास कार्यों का क्या योजना बनाई जाएगी उनको पूरे जनपद में लागू किया जाएगा, यह जिला परिषद के द्वारा सुनिश्चित किया जाना सुझाव दिया था। इसी के साथ साथ अशोक मेहता कमेटी ने राजनीतिक दलों की सहभागिता की बात की कि इस स्तर पर भी राजनीतिक दलों का सहभागिता पंचायतों में होनी चाहिए। परंतु जनता पार्टी की सरकार समय से पूर्व भंग हो जाने के कारण जो अशोक मेहता समिति के द्वारा जो भी सिफारिशें की गई थी उन सिफारिशों पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकी थी, इसलिए यह समिति की रिपोर्ट यहीं रही। इसी के अगले क्रम में 1985 में फिर से एक समिति का गठन किया जिसकी अध्यक्षता राव जी के द्वारा की गई थी और इस समिति का गठन योजना आयोग के द्वारा किया गया था। इस समिति के गठन का उद्देश्य है ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन की समीक्षा के लिए किया गया था कि ग्रामीण स्तर पर सरकार के द्वारा जो अभी तक कार्यक्रम चलाए गए हैं, जिन नीतियों को लागू किया जा रहा है, वह इन कार्यक्रमों के उपरांत भी गरीबी उन्मूलन के जो कार्यक्रम हैं वे अपने लक्ष्य तक के पहुंचने में कौन कौन सी बाधाएं आ रही हैं, इसी को दृष्टिगत रखते हुए इस समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी सिफारिशों में जो एक प्रमुख सिफारिश पेश की वह थी कि द्विस्तरीय या 3 स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के स्थान पर 4 स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की बात की। एक राज्य स्तर पर जो राज्य विकास परिषद के नाम से जानी जाएगी, जिला स्तर पर जिला परिषद के नाम से और मंडल स्तर पर मंडल पंचायत के नाम से और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत के नाम से। इसी के साथ साथ समिति ने यह भी सुझाव दिया कि जो जिला स्तर की निकाय हैं उनकी लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि यही जो जनपद स्तर की संस्थाएं हैं यही राज्य स्तर की संस्थाओं में और ग्राम स्तर की संस्थाओं के मध्य में महत्वपूर्ण भूमिका के निभाने में सक्षम होंगी। इसलिए इनकी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित की जाए। समिति के द्वारा महिलाओं के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की भी संस्तुति की गई थी। इसी के साथ साथ समिति ने एक और सुझाव दिया कि ग्राम पंचायत के जो चुनाव हैं वह नियमित होने चाहिए, जिससे कि नियमित चुनाव होने से एक व्यवस्था रेगुलर बनी रहेगी और लोगों का विश्वास उसमें बना रहेगा।
उसके पश्चात भारत में सिंघवी समिति का गठन किया गया। डॉक्टर एल एम सिंघवी की अध्यक्षता में इस समिति ने अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत की, जिसमें पहले सिफारिश थी वह थी पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाना। भारत में जो पंचायती राज संगठन या पंचायती राज संगठन का जो ढांचा तैयार हो वो ऐसा हो जिसमें कि संस्थाएं अपने आप में आत्मनिर्भर हों, जो निर्णय वो लेना चाहती हैं वो निर्णय ले सकें, उनको लागू कर सकें। इसी के साथ साथ पर्याप्त धन की व्यवस्था भी, आय के स्रोत भी इन संस्थाओं के पास में होने चाहिए। इसी के साथ साथ पंचायतों के पुनर्गठन की बात की कि जो विभिन्न राज्यों में विभिन्न ढांचागत संगठन पंचायती राज के कार्य कर रहे हैं उनका पुनर्गठन किया जाए, तथा इसी के साथ साथ इन गांव पंचायतों को अधिक से अधिक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं, जिससे कि स्थानीय स्तर की जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को यह संस्थाएं अपने कार्यों के आधार पर, अपने उपलब्ध संसाधनों के आधार पर वहां पर विकास करने में सक्षम हो सकें। इसी क्रम में 1988 में पी.के. तुगन समिति का गठन किया गया और इस समिति ने जो सिफारिश की उसका जो प्रमुख सिफारिश थी वह थी पंचायती राज व्यवस्था को शक्तिशाली बनाने हेतु संवैधानिक दर्जा दिलाने की सिफारिश। यह सिफारिश का प्रमुख उद्देश्य था कि अब तक जो विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न ढांचागत पंचायती राज व्यवस्था कार्यरत है उस व्यवस्था को परिवर्तित करके एक संविधान के तहत एक समान पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया जाए, कार्य निर्धारित किए जाएं, सभी को आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। एक ऐसी पंचायती राज व्यवस्था का विकास भारत में होना चाहिए। निश्चित रूप से यह सुझाव भारत में पंचायती राज व्यवस्था को एक नई दिशा एवं दशा प्रदान करने के लिए दिया गया एक प्रमुख सुझाव था। इसी समिति के सुझावों के आधार पर 1989 में संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया था, लेकिन राज्यसभा में सरकार का बहुमत न होने के कारण यह विधेयक पास नहीं हो सका था। इसी समिति के द्वारा यह भी सिफारिश की गई थी कि पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए। इसी के साथ साथ वह संस्थाओं में आरक्षण की भी व्यवस्था हो और राज्यों में धन के खर्च करने के लिए प्रॉपर मॉनिटरिंग के लिए एक स्टेट फाइनेंस कमीशन का भी गठन किया जाए, जिससे कि जो भी आय व्यय पंचायती राज स्तर पर होता है उसके प्रॉपर लेखे जोखे का ऑडिट किया जा सके। इसके पश्चात 1991 में कांग्रेस की सरकार के केंद्र में आने के पश्चात संसद में संवैधानिक संशोधन 72वें के रूप में संसद में प्रस्तुत किया गया, लेकिन जब यह संशोधन पास हुआ तो है 73वें संशोधन के नाम से जाना जाता है। इस संशोधन की यह जो संवैधानिक संशोधन है यह भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में स्वतंत्रता के पश्चात में भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में एक मील का पत्थर साबित हुआ। इसने बहुत सारी व्यवस्थाएं स्थानीय स्तर पर प्रदान की, जिसने कि भारत में लोकतंत्र की व्यवस्था को, लोकतंत्र की जड़ों को जमीनी स्तर पर बहुत मजबूत किया है। जो इस संवैधानिक संशोधन की प्रमुख विशेषता है वह है संपूर्ण भारत में एक ही समान पंचायती राज व्यवस्थाओं का संस्थाईकरण। अब पूरे भारत में इसी आधार पर संस्थाओं का, पंचायती संस्था, राज संस्थाओं का गठन किया गया है और उसी के अंतर्गत ये सारी संस्थाएं कार्य करती हैं। यह इस संवैधानिक संशोधन की प्रमुख विशेषता है। इसी के साथ साथ भारतीय संविधान में इस व्यवस्था को प्रभावी रूप से चलाने के लिए संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है और उसी के साथ साथ 18 अनुच्छेदों का भी समावेश किया गया है। इन विभिन्न अनुच्छेदों
शब्दों में यह पंचायती राज व्यवस्थाएं किस प्रकार से कार्य करेंगी, क्या इनका स्वरूप होगा, कैसे इनके द्वारा कार्यप्रणाली को अपनाया जाएगा, राज्य स्तर पर क्या भूमिका होगी, इस सभी का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। इसी संवैधानिक संशोधन में भारत में पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल भी निर्धारित किया गया है। अब प्रत्येक निर्वाचित पंचायत का कार्यकाल निश्चित है और निश्चित कार्यकाल के आधार पर ही के पश्चात ही नया चुनाव होता है, परंतु विभिन्न परिस्थितियों में यह भी व्यवस्था है कि अगर कोई पंचायतें किसी आधार पर उनका समय या मिड टर्म में वो बर्खास्त हो जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में पुनः चुनाव कराने की व्यवस्था भी इस 73वें संशोधन के अंतर्गत की गई है। पीआरआई के जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनके वित्त के ऑडिट के लिए एक वित्त आयोग का गठन किया गया है। जैसा कि इन संस्थाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए, नीतियों का निर्माण करने के लिए, उनके क्रियान्वयन के लिए, जहां पर इन पंचायती राज संस्थाओं को इस संवैधानिक संशोधन के तहत धन उपलब्ध कराया जाता है, उनके आय के संसाधन निर्धारित किए जाते हैं, उन संसाधनों का उचित रूप से, कानूनी रूप से पालन हो रहा है या नहीं, इसी का आकलन करने के लिए उचित ऑडिटिंग की व्यवस्था भी की गई है। इसी के साथ साथ त्रिस्तरीय व्यवस्था के साथ साथ यहाँ पर ग्राम सभा का गठन भी किया गया, का स्वरूप भी बताया गया है कि प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होगी और यह ग्राम सभा उस ग्राम के सभी वोटर से मिलकर बनेगी। ये वोटर जो राज्य स्तर पर या केंद्रीय स्तर पर अपना वोटर कार्ड रखते हैं, मताधिकार का जिनका अधिकार सुनिश्चित हो गया है या 18 वर्ष की आयु को पूरा कर चुके हैं, तो ये सभी जो वोटर हैं वो इस ग्राम सभा के सदस्य होंगे। यह ग्राम सभा निर्वाचित आधार पर ना होकर इसका एक संगठन निर्धारित किया गया है। इसी के साथ साथ जो इस संविधान संशोधन में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है, उसमें ग्राम स्तर पर पंचायतें, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और इसी के साथ साथ तीनों स्तरों के पंचायती राज संस्थाओं के लिए उनके कार्यों का, उनके उत्तरदायित्वों का विशिष्ट रूप से उनका विश्लेषण इस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत किया गया है या उनके कार्यों का बंटवारा भी इसी के तहत किया गया है। इसी के साथ साथ इन संस्थाओं को और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था की गई है। प्रत्यक्ष चुनाव जहां पर लोगों का, आम जनता का स्थानीय स्तर पर इन संस्थाओं से जुड़ाव स्थापित करते हैं, उसी के साथ साथ उनकी भूमिका को भी सक्रियता प्रदान करते हैं। सक्रियता प्रदान करने का अर्थ है कि जब लोगों को ये अपनी ही चुनी हुई संस्थाएं उनके क्षेत्र में कार्य करती हैं, तो निश्चित रूप से उनका जुड़ाव उनसे अधिक हो जाता है और वह और भी अधिक सक्रिय रूप से कार्य करते हैं। निर्वाचित संस्थाएं निश्चित रूप से लोकतंत्र का आधार स्तंभ होती हैं और ये निर्वाचित संस्थाएं न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि राज्य और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लोकतंत्र को और मजबूती प्रदान करती हैं। इसलिए इस संविधान संशोधन के तहत जो भी संस्थाएं हैं पंचायती राज स्तर पर, उनके प्रत्यक्ष चुनावों की बात की गई है। इसके द्वारा ये भी निर्धारित किया गया है कि सभी राज्य अपने अपने स्तर पर जो पंचायतों की संख्या है उनका निर्धारण भी राज्य सरकारों के द्वारा ही किया जाएगा। इसके लिए हर राज्य सरकार अपने आकलन के आधार पर जो भी क्राइटेरिया निर्धारित है उन पैरामीटर्स को देखते हुए वहां पर पंचायत की सदस्यों का निर्धारण करेगी, उनकी संख्या सुनिश्चित करेगी। जो महत्वपूर्ण विशेषता इस संवैधानिक संशोधन की है वह है भारत में पंचायती राज स्तर पर अर्थात स्थानीय स्तर पर आरक्षण की व्यवस्था। भारत में
समाज का एक बड़ा वर्ग जो अभी तक किन्हीं कारणों से राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में या आर्थिक क्षेत्र में अपनी सहभागिता नहीं सुनिश्चित कर पा रहा था, इस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से इन पंचायती राज व्यवस्थाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए तीनों स्तर पर 1/3 सीटों का आरक्षण किया गया है। यह आरक्षण की व्यवस्था इन तीनों वर्गों को नीति निर्माण संबंध में प्रक्रिया में उनकी सहभागिता को सुनिश्चित करना है, क्योंकि इससे पूर्व जो व्यवस्था थी, जो पंचायतें कार्य कर रही थी, उनमें यह देखने में आ रहा था कि यह वर्ग विभिन्न कारणों से अपनी सहभागिता नीति निर्माण प्रक्रिया में नहीं कर पा रहा है। इसलिए उसको सुनिश्चित करने के लिए, इन स्थानीय संस्थाओं को और मजबूती प्रदान करने के लिए, हर व्यक्ति की नीति निर्माण प्रक्रिया में सहभागिता बनाए रखने के लिए जो ये आरक्षण की व्यवस्था की गई है, यह भारत में सहभागी लोकतंत्र का आरंभ करती है, या उसको हम कहीं दूसरे शब्दों में तो और मजबूती प्रदान करती है, जो ऑलरेडी राज्य स्तर पर, केंद्र स्तरीय पर कार्य कर रही थी। इस व्यवस्था के आने से अब वह स्थानीय स्तर पर भी सहभागी लोकतंत्र को और सबलता प्रदान कर रही है। इसी के साथ साथ इसमें किन्हीं कारणोंवश जो ये पंचायती राज संस्थाएं हैं, उनके द्वारा अगर किसी इस तरीके की अनियमितता यदि कोई और कारण पाया जाता है, तो राज्य के कानून के अंतर्गत समय से पूर्व इन संस्थाओं को बर्खास्त भी किया जा सकता है, और इसमें मिड टर्म चुनाव की प्रावधान भी किया गया है। अगर ऐसी किसी कोई स्थिति आती है तो वहां पर मध्यकालीन चुनाव कराए जा सकते हैं। इसी के साथ साथ जहां पर ये संस्थाएं निर्वाचित हैं, प्रत्यक्ष चुनाव जहां पर है, वहीं पर इन्हीं चुनावों को निष्पक्ष एवं स्वतंत्र बनाने के लिए अनुच्छेद 243 के में इसका प्रावधान किया गया है कि इस स्तर पर इन चुनावों को किस प्रकार से निष्पक्ष रखा जाएगा और स्वतंत्र रखा जाएगा। किसी भी प्रकार का दबाव, किसी भी प्रकार का और बाहरी दबाव, आंतरिक दबाव इन चुनावों से उसको दूर किया जाएगा और आम आदमी के मन में यह विश्वास पैदा किया जाएगा, यह उनके अपने क्षेत्र की निर्वाचित संस्थाएं हैं, बिना किसी भय के, बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के वे इसमें न केवल मतदान कर सकते हैं बल्कि इसमें प्रतिनिधि भी चुन सकते हैं। तो यह व्यवस्था भी इसके अंतर्गत की गई है। इसी के साथ साथ राज्य स्तर पर चुनाव आयोग की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग का गठन करेगा और यह राज्य चुनाव आयोग केंद्रीय चुनाव आयोग को अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें कि वर्ष भर के क्रियाकलापों के आधार पर अपनी रिपोर्ट केंद्रीय चुनाव आयोग को भेजेगा। इसी के साथ साथ कार्यकाल का निर्धारण किया गया है, जिससे कि ये चुनी हुई संस्थाएं, प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर चुनी हुई संस्थाएं अपना कार्यकाल विशेष परिस्थितियों के अतिरिक्त पूरा कर सकें। इसी के साथ साथ जो भारत में संवैधानिक संस्थाओं के लिए संविधान में प्रावधान किए गए हैं, उनके पीछे जो एक परिकल्पना या परिकल्पित उद्देश्य रखे गए हैं, उनका प्रमुख उद्देश्य था कि स्थानीय स्तर पर संस्थाओं का गठन करना। जितने भी इससे पूर्व में केंद्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा जो भी नीतियों का निर्माण किया जा रहा था, उनको स्थानीय स्तर पर लागू करने के लिए एक ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता थी जो उन नीतियों का स्थानीय स्तर पर भली भांति क्रियान्वयन कर सके। यद्यपि ये पंचायती राज संस्थाएं अपने क्षेत्र में अपने द्वारा स्वयं के द्वारा जो नीतियों का निर्माण क्रियान्वयन तो किया ही जा रहा था, परंतु केंद्रीय स्तर पर जो नीतियों का निर्माण, राज्य स्तर पर जो नीतियों का निर्माण है, उनको भी सुनिश्चित करने के लिए यह व्यवस्था
प्रभावी कार्य करेगी। इसी के साथ साथ आर्थिक विकास के लिए और सामाजिक न्याय के लिए भी को सुनिश्चित करने भी के लिए भी यह संस्थाएं कार्य करेंगी कि समाज में स्थानीय स्तर पर लोगों को सामाजिक न्याय प्राप्त हो सके, लोग समाज में रहकर ये महसूस कर सकें कि उन्हें वास्तव में न्याय मिल रहा है और उनके विकास के लिए सरकारों के द्वारा समय समय पर प्रयास किए जा रहे हैं। यह भी इन संस्थाओं के द्वारा ही का उद्देश्य रखा गया है, जिसके लिए केंद्र इस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से व्यवस्था की गई है। इन्हीं को उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो विकास के लिए जो भी योजनाएं बनाई जाएंगी उनका भली भांति लागू इस स्तर पर इन्हीं संस्थाओं के द्वारा किया जा सकेगा। इन्हीं को दृष्टिगत रखते हुए जो 11वीं अनुसूची का समावेश भारतीय संविधान में किया गया है, जो जोड़ी गई है, उसमें जो प्रमुख कार्य इन पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं उनमें प्रमुख रूप से है कृषि, भूमि सुधार, सिंचाई की व्यवस्था, पशुपालन, लघु उपज है, उत्पादन है, पीने के पानी की व्यवस्था है, सड़क, पानी और इसी के साथ साथ ग्रामीण अंचल में बिजली की व्यवस्था, शिक्षा, पुस्तकालय या ग्रामीण स्तर पर क्षेत्रीय स्तर पर लगने वाले जो हाट हैं, मेले हैं, बाजार हैं, उनकी व्यवस्था इन्हीं पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा की जाएगी। अर्थात स्थानीय स्तर पर जो स्थानीय आवश्यकताओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनका संचालन इन्हीं संस्थाओं के द्वारा किया जाएगा। इसी को सुनिश्चित करने के लिए इन्हें आर्थिक क्षेत्र में जो आवश्यकताएं हैं धन की आर्थिक संसाधनों की, उसका भी प्रावधान किया गया है तथा राजनीतिक आधार पर भी इन संस्थाओं को ये अधिकार दिया गया है कि अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार ये अपने क्षेत्र में इन नीतियों को लागू कर सकें और इन संस्थाओं को और मजबूत कर सकें। इसी के साथ साथ भारत विश्व में एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश की सफलता तभी निर्भर करती है जब उसमें आंतरिक लोकतांत्रिक व्यवस्था भी हो। राज्य स्तर के साथ साथ अब भारत में स्थानीय स्तर पर भी यह व्यवस्था की गई है कि लोकतांत्रिक संस्थाएं वहां पर गठित हो रही हैं और इसी के साथ साथ वे भली भांति कार्य कर रही हैं। ये संस्थाएं स्थानीय स्तर पर लोगों को नीति निर्माण में उनकी सहभागिता सुनिश्चित कर रही हैं, आर्थिक नीतियों के निर्माण में उनकी आवश्यकताओं को, उनके सुझावों को सम्मिलित कर रही हैं। इसी के साथ साथ स्थानीय स्तर पर ही उनके क्रियान्वयन को किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है उससे संबंधित सुझावों के आधार पर ही ये संस्थाएं कार्य करती हैं। ग्राम सभा की भूमिका महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह ग्राम सभा सारे ग्राम का, उस पूरे गांव का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए जो भी निर्णय लिए जाते हैं वह स्थानीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए, लोगों की आवश्यकताओं को महसूस करते हुए वो निर्धारित किए जाते हैं। इसी के साथ साथ ये जो संस्थाएं हैं ये आर्थिक क्षेत्र में जहां पर आत्मनिर्भर बन रही हैं, उसी के साथ साथ लोगों की आवश्यकताओं को जो क्षेत्र विशेष के आधार पर, स्थान विशेष के आधार पर पहचान कर, उनका विश्लेषण कर उनको पूरा करने की प्रयास करती हैं। क्योंकि भारत एक विशाल देश है जहां पर क्षेत्र के आधार पर, मौसम के आधार पर, भाषा के आधार पर, आर्थिक समानता, आर्थिक क्षेत्र के आधार पर बहुत सारी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। ऐसी परिस्थितियों में ये पंचायती राज संस्थाएं उसको एक मूलभूत ढांचा प्रदान करती हैं जो विकास में सहायक होता है। यह विकास जो स्थानीय स्तर पर किया जाता है वह भारत के संपूर्ण विकास के लिए एक आधार प्रदान करता है। स्थानीय संस्थाएं मजबूत होंगी तो निश्चित रूप से
राज्य स्तर पर विकास होगा, राज्य स्तर पर विकास होगा तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर पर भी विकास संभव हो सकेगा। क्योंकि भारत में अभी भी ये जनसंख्या का एक बड़ा भाग गांवों में निवास करता है, इसलिए गांवों का विकास में ही भारत का विकास निहित है। यह बात संविधान निर्माताओं के द्वारा भी स्वीकार गई थी, जिनके प्रयासों से ही संविधान में पंचायतों के गठन की व्यवस्था की गई है। और उसके पश्चात भी यह निरंतर स्वीकार किया जाता रहा है कि यदि विकास को गति प्रदान करनी है तो प्रथम जो इकाइयां हैं गांवों से आरंभ होकर तब ये ऊंचे स्तर तक जानी चाहिए, तभी निश्चित रूप से भारत का विकास संभव हो सकेगा। उसी दिशा में 1993 से ये पंचायती राज व्यवस्थाएं एक सामान्य स्तर पर पूरे देश भर में कार्य कर रही हैं। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था का मजबूत आधार बन गई हैं। इसी के साथ साथ लोगों का सहभागिता सुनिश्चित कर रही हैं, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में। और इन्हीं संस्थाओं के माध्यम से न केवल स्थानीय स्तर पर लोगों की सहभागिता राजनीतिक संस्थाओं में सुनिश्चित होती है, बल्कि जो राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागिता है उसमें भी उनकी सक्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इसका विश्लेषण या इसका परिणाम इससे भली भांति समझा जा सकता है, जहां पर इस संवैधानिक संशोधन के द्वारा स्थानीय स्तर पर 1/3 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, वहां पर उन आरक्षित सीटों के साथ साथ अब इस वर्ग से और भी प्रत्यक्ष जो ओपन सीटें हैं उन पर भी जो महिलाएं हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के प्रतिनिधि हैं, वह सामने आ रहे हैं। यह इसी संवैधानिक संशोधन का परिणाम है कि लोगों में निरंतर जागरूकता बढ़ रही है और अपनी आवश्यकताओं को, अपनी मांगों को, अपनी अपेक्षाओं को लेकर वो इन संस्थाओं के समक्ष आ रहे हैं और इनमें एक साथ बैठकर वह उन समस्याओं के समाधान ढूंढ रहे हैं, आर्थिक विकास की योजनाएं बना रहे हैं और उनको लागू कर रहे हैं। और इन्हीं संस्थाओं के माध्यम से जनपदीय स्तर पर उनके प्रॉपर मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी की गई है, जिसमें कि जो जिला स्तरीय समितियां हैं वह महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रही हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में, स्थानीय स्तर की संस्थाओं को सबल बनाने में, लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने में, आर्थिक विकास को गति प्रदान करने में, लोगों के मन में अपनी संस्थाओं के, अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं के प्रति विशेष रुचि पैदा करने में ये संस्थाएं निश्चित रूप से आज भारत के विकास में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इसलिए इनकी भूमिका वर्तमान समय में और भी सारगर्भित हो जाती है। इसी के साथ मैं अपने व्याख्यान को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।